नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है पड़ोसी राज्यों से जल समझौते। राजस्थान में जल संकट कोई आम बात नहीं है। उचित जलापूर्ति के लिए समय समय पर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण ये समस्या जस की तस बनी रही। लेकिन हम अगर आज के परिदृश्य की बात करें तो स्थिति बिल्कुल उलट है। आज वर्षों पुराना ईआरसीपी का मुद्दा सुलझ चुका है। अब पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भरपूर पानी पहुंच सकेगा। इस प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। पहले 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र थी, जबकि अब 2 लाख से अधिक नया क्षेत्र जुड़ जाएगा। इससे प्रदेश के 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिल सकेगा। प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर 17 फरवरी को हरियाणा के साथ भी राजस्थान के हक का पानी मिलने को लेकर समझौता हो गया। अब यमुना नदी का पानी भी राजस्थान के बड़े हिस्से को मिलेगा, यानी आने वाले दिनों में राजस्थान पानी की समस्या से जूझने से मुक्ति मिल सकेगी। इतना ही नहीं, गुजरात और पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पानी लाने की कोशिशें भी जारी हैं। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक जी। विनोद पाठक जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे इसी बात से करेंगे कि जो ईआरसीपी की परियोजना को जो बंटवारे को लेकर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो वर्षों से विवाद चला आ रहा था, वो विवाद था क्या जिसका निस्तारण आज हुआ है? थोड़ा सा मैं आपको ईआरसीपी जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी 2004 तक, तो उन्होंने एक इंटर लिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाया था कि नदियों को आपस में जोड़ना और जो डेफिशिएंट बेसिन है उससे डेफिसिट बेसिन में सरप्लस बेसिन से पानी लाना, मतलब जिस नदी में ज़्यादा पानी है उससे जो जहाँ कम पानी है उसको लेके आना। तो ये परियोजना लेके आए थे, पर 2004 में क्या हुआ कि उसमें जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे, तो उस 30 लिंक में एक पीकेसी पार्वती काली सिंधु चंबल का भी लिंक था जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पानी को लेके जुड़ा हुआ था। तो इसको लेके उस वक्त बातचीत शुरू होती, पर सरकार बदल गई और यहाँ पे उस वक्त कांग्रेस की सरकार आई और उसने जो है उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो एक तरीके से खारिज हो गया। तो ये परियोजना 10 साल तक बिल्कुल पानी में चली गई। और जब 2017 में एक बार दोबारा इशू उठा, 2014 में जब दोबारा से नरेंद्र मोदी भाजपा के सरकार में आए, तो दोबारा से ये इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स का एक प्रोजेक्ट को निकाला गया और उसको देखा गया कि इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। इन बिटवीन राजस्थान में उस वक्त वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो वसुंधरा राजे ने ईआरसीपी का एक कॉन्सेप्ट लेके आए 2017 में, और 2017 में उन्होंने एक इसकी डीपीआर बनवाई वेबकॉस से, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ही एक पीएसयू है। तो उसने उसको प्रोजेक्ट को बना दिया 50% डिपेंडेबिलिटी पे, और जबकि जो हमारा प्रोजेक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 75% डिपेंडेबिलिटी पे जी। तो इन बिटवीन वही हुआ 18 में जब ये सब कवायद चल रही थी और ये था कि डीपीआर को केंद्र ने कहा, मंत्रालय ने कहा कि आप इसको चेंज कराइए। तो वो डीपीआर चेंज होती, नई डीपीआर बनती, तो फिर राजस्थान में भी चुनाव हुए और यहाँ पे सरकार बदल गई जी। तो जब सरकार बदल गई तो फिर ये ईआरसीपी का जो मैटर था ये कांग्रेस सरकार पे, जो अशोक गहलोत जी थे, उनके पास आ गया। तो उनकी सरकार ने क्या किया, वो इस बात के लिए अडिग हो गए, एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो इसमें एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का वो था कि उन्होंने कहा कि भाई चूंकि आप ही की सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पे इस प्रोजेक्ट को बनाया था, तो आप इसी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करो और इसका सारा फंड का जो 90% पैसा है वो आप दो। अब चूंकि एक समझौते के जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं या पानी को लेके जो दो राज्यों अंतर्राज्यीय जो विवाद पहले रहे हैं, तो उसको लेके एक जो नीति बनी है वो है कि 75% से नीचे किसी डिपेंडेबिलिटी पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए जी। तो कुल मिला के पॉलिटिकल टूल बना रहा। आप जानते हैं कि अभी जब चुनाव हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी बात रखी थी कि हम ईआरसीपी का मुद्दा हल करेंगे, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही ईआरसीपी का मुद्दा सुलझा। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश से जो इतना बड़ा जो विवाद चल रहा था, जो मुद्दा सुलझा है, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, विवाद वही था 75% और 50% डिपेंडेबिलिटी का।
तो इसमें विवाद के बीच में अगर मैं आपको बताऊं तो जो केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो उन्होंने पूर्वी राजस्थान का काफ़ी दौरा भी किया था चुनाव से पहले, और उन्होंने समझाया था कि ईआरसीपी को किस तरीके से नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान में हमने शामिल किया है, जो 5 प्राथमिकता के हमारे प्लान है उसमें शामिल किया है। तो ये अगर इसको पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़ दिया जाए तो जो एक मांग हो रही है कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की राष्ट्रीय परियोजना की, तो उससे उसके बजाय हम इसको जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे हम पूरा पैसा केंद्र के फंड से इसको चालू कर सकते हैं। और इसमें जो पानी रहेगा हमारा वो केवल पेयजल नहीं रहेगा, क्योंकि जो ईआरसीपी की बात हो रही थी जो गहलोत सरकार में, जिस पे गहलोत सरकार ने एक वो भी डीपीआर भी बनवाई थी, उसमें 3 जिलों की उन्होंने बात की थी, अजमेर, टोंक और जयपुर के अलावा किसी को कोई पानी नहीं मिल रहा था, और वो सिर्फ पेयजल की बात कर रहे थे। पर इन्होंने बोला कि भाई अगर ये पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़ देंगे तो ना केवल 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के भी एक बड़े पार्ट को पानी की आपूर्ति हो सकेगी। तकरीबन 13 जिलों को अगर पानी मिलना एक बड़ी बात होती है। बड़ी बात यह है जो पानी की पीने की समस्या थी, जो उसके बाद जो सिंचाई की समस्या थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिला है। जब आप देखेंगे, जब से अगर हम प्रदेश की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया था, जो ईआरसीपी का मुद्दा जब ये हल हुआ तो लोगों में काफी खुशी का माहौल रहा। और उसी के तत्काल बाद अगर हम 17 फरवरी की बात करें, जो कि अभी हाल ही का मामला है, 17 फरवरी को दिल्ली में यमुना जल समझौता हुआ। इस पर विस्तार से जो चीजें हुई हैं, क्या कुछ समझौता हुए, सबसे पहले तो आप ये बताएं। देखिए, ये जो यमुना का समझौता है, जिससे कि शेखावटी के जो हमारे 3 प्रमुख जिले हैं, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया और सीकर हो गया, इनमें पानी की एक समस्या है, क्योंकि शेखावटी में भी पानी का अभाव है जी। और तो ये 1994 से ही ये मुद्दा चल रहा था कि हमें जो है हथनी कुंड बैराज से पानी मिलना चाहिए। तो अब जैसे ही दोनों राज्यों में फेवरेबल सरकार हैं, जैसे आप कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार, तो केंद्र ने इसमें पहल की, और पहल करने के बाद समझौता, अभी एक डीपीआर बनाने का समझौता हुआ है दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में, जिसमें कि दोनों मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल शर्मा जी और मनोहर लाल खट्टर जी, और साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। तो सब अभी डीपीआर 4 महीने में बनेगी, और उसमें जो अभी डीपीआर में जो बातें आनी है, उसमें एक ये तो 577 MCM पानी जो है वो हमें मिला करेगा उस हथनीकुंड बैराज से, और इसमें 4 पाइपलाइन डाली जाएंगी हथनीकुंड से, जिसमें कि एक पाइपलाइन जो होगी वो हरियाणा के जो जिले जो उसके हिस्से का पानी होगा वो मिलेगा, और 3 पाइपलाइन से जो हमारे ये 3 जिले हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर, इनको पानी मिलेगा। साथ में ये पानी मुख्यतः मिलेगा जुलाई से अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद भी अगर पानी उसमें होगा, जैसे दिल्ली को और हरियाणा को पानी देने के बाद भी उसके बावजूद उसके बाद अगर पानी बचेगा, तो वो हमारे और जो ज़िले हैं या ये ज़िले हैं, इनको भी दोबारा पूरे साल भर पानी की आपूर्ति होगी। और ये सिर्फ पीने का पानी नहीं होगा, ये कृषि के लिए भी पानी होगा, उद्योगों के लिए भी पानी होगा। सर, अभी आपने जिक्र किया डबल इंजन की सरकार का, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार जब डबल इंजन की बनी, तभी ये जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो फैसले हो पाए। हम ईआरसीपी की अगर बात करें तो 20 साल से जो पुराना विवाद चला रहा था वो महज 7 घंटे में हल हो गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव से पहले ही आपने देखा होगा काफ़ी सारा जो एक वाद विवाद था, और दोनों तरफ से उसमें जो मोर्चा लेते थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो ईआरसीपी को लेके काफ़ी सक्रिय भी रहे, उन्होंने चुनाव से पहले भी इस बात को बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला था कि जैसे ही सरकार यहाँ पे बनेगी और डबल इंजन की सरकार आएगी, तो हम इस मुद्दे को चंद दिनों में ही निपटारा कर देंगे इसका। और एक अच्छा ये रहा कि जैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, और साथ में केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो जो मध्य प्रदेश सरकार पहले 50% डिपेंडेबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी कि भाई ये 50% पे नहीं 75% पे होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसने वो सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन वापस ली, और यहाँ पे एक पटकथा लिखी गई जो दिल्ली में लिखी गई कि भाई दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे। तो आपको पता भी है उस एक नियत तारीख पे मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर आए थे, और जयपुर आने के बाद दोनों मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मोहन यादव जी जो है वो दिल्ली गए, और उन्होंने देर शाम को बैठक की और एक कंसेंसस बना कि इस पे डीपीआर बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज ही मुझे पता चला है कि 15 दिन के अंदर वो डीपीआर भी बन के तैयार हो जाएगी। तो उस दिन जो हस्ताक्षर हुए थे वो डीपीआर बनाने को लेके हुए थे। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि दोनों राज्यों में, क्योंकि नदियाँ जुड़ने से, पीकेसी, पार्वती, काली सिंधु को जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपको याद होगा केन बेतवा का एक समझौता हो रखा है मध्य प्रदेश के और यूपी के बीच में,
तो केन बेतवा में 90% पैसा जो है वो केंद्र जो है फंडिंग करेगा। तो हमें ये भी उम्मीद है कि पीकेसी जो ये लिंक प्रोजेक्ट है, पीकेसी ईआरसीपी, इसमें भी 90% पैसा जो है केंद्र फंड करेगा। तो हमारा जो बजट है राजस्थान का वो करीबन 45,000 करोड़ रुपए का है। तो उसमें से 90% करेगा तो हमारे पास 4-4.5 हज़ार करोड़ का कोई खर्चा आएगा। और उसमें से कुछ काम जारी भी है, जैसे इरशदा, नवनेरा, गलवा जो बांध है वहाँ काम जारी है। और बाकी जो रिजर्वेयर्स बनाए, जैसे सवाई माधोपुर में एक बड़ा रिजर्वेयर बनाया जाएगा। तो जो भंडारण की बात है, एनिकेट्स बनाने की बात है, छोटे बांध बनाने की बात है, तो वो गति जो है जैसे ही डीपीआर होगा और काम शुरू होगा तेज हो जाएगी, पहना जाएगा। पाठक जी, अभी आपने एक बात का जिक्र किया जो कि बहुत बढ़िया था कि जो पटकथा लिखने की बात थी। अगर हम बात करें, हम पुराने टाइम को अगर देखते हैं तो फरवरी 2022 में जब पीएम मोदी दौसा के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल को जोड़ते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर बात करें। क्या लगता है इस समझौते की पटकथा तभी लिखी जा चुकी थी? बिल्कुल, चुनाव से पहले ही पटकथा लिख दी गई थी इसकी। और चूंकि केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर जो उनके गाइडेंस में काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी के, तो वो ये तय था कि जैसे ही सरकार यहाँ परिवर्तित होगी तो इसको गति दी जाएगी और लोगों को जो पानी की समस्या है, खासकर पीने की पूर्वी राजस्थान में, और सिंचाई का एक बड़ा इशू है। जहाँ भी देखिए पानी आता है और पानी आने के बाद जो वहाँ का एक परिवर्तन होता है, फसलें आती हैं या उद्योग आते हैं या लोगों का पलायन रुकता है, तो एक औद्योगिक क्रांति भी उस क्षेत्र में आती है। तो ना केवल हरित क्रांति आएगी, औद्योगिक क्रांति आएगी, पलायन रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो ये पटकथा तो मुझे लगता है 2014 से ही लिखी जा रही थी। और कहीं ना हाँ, ये जो इसका पटाक्षेप हुआ, बयान से कहीं ना कहीं इस चीज को बल मिला और ये बहुत तेजी से आज अमल में आ चुकी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें सर, तो ये जो कितने जिलों में ये जो समझौता हुआ है, कितने जिलों को प्रभावित करेगा और कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, ये जो समझौता हुआ है ईआरसीपी पीके, मैं इसको कहूँगा संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट है। ये इंटर लिंकेज ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट में आ गया है। जो 30 लिंक देश में आइडेंटिफाई हुए उसमें से एक ये महत्वपूर्ण लिंक है। और ये दूसरी परियोजना है इंटर लिंकेज ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट में केन बेतवा के बाद। इसमें हमारे जो 13 जिले हैं, जो पुराने जिले हैं, अब नए वर्तमान में तो शायद 21 हो जाएंगे वो, तो उसमें आप अगर देखेंगे झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक जी और जयपुर अपना। तो ये इन जिलों में जो है करीबन 25 लाख किसान परिवारों को इससे फ़ायदा होने वाला है। और साथ में 30-40 साल तक जो पेयजल की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो हाँ, और ये जो राज्य की जो आबादी जो ये 13 जिलों में रहती है, करीबन 40% आबादी, उसको पेयजल की संकट से उसको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। सर, ये बातें आ रही हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है इसमें जो कई सारे बांध हैं, तकरीबन मैंने जैसा कि जब स्टडी की तो सुनने में समझ में आया कि 26 बांधों को पानी मिलेगा। तो ये कौन कौन से बांध होंगे? देखिए, ये लिस्ट तो 26 बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी जैसे आपका रामगढ़ बैराज है, महलपुर बैराज है, नवनेरा बैराज है, मेज बैराज है, राठौर बैराज है, डूंगरी बांध है। तो ऐसे करके करीब इरशदा पे आपका काफ़ी काम हो गया है, नवनेरा है, गालवा है। तो अब जिस दिन ये समझौता होने के बाद उसके 1-2 दिन के बाद जल शक्ति मिनिस्टर शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल दोनों ने एक दौरा भी किया था कुछ बांधों का। तो देखा था कि कितना काम हो गया और किस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है। और तब उनका काफ़ी स्वागत वगैरह भी वहाँ हुआ था, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद है कि पानी आएगा तो एक परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यमुना से जो पानी आने वाला है, यानी कि हरियाणा से जो समझौता हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि जल शक्ति मंत्री, इन तीनों लोगों ने बैठ करके ये जो इतना बड़ा विवाद था इसको सुलझाया है। इस विवाद के बारे में थोड़ा बताएं और इससे किन क्षेत्रों को, राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको इससे लाभ मिलने वाला है? देखिए, विवाद, देखिए जब भी दो राज्यों के बीच में किसी नदी के जल को लेके बात आती है तो कुछ जगह कैचमेंट एरिया अलग है, पान नदी कहीं बह रही है, दो राज्यों को क्रॉस कर रही है नदी, तो अमूमन ये होता है कि भाई किसको कितना हिस्सा मिले उस पानी का। तो इसके लिए एक समझौते भी हो रखे हैं। तो उस समझौते में जैसे एक MOU हुआ था सह बेसिन, जो बेसिन हो गया, जो यमुना का बेसिन हो गया, तो उससे राज्यों को यमुना का जल जो है सुविधाएं सब राज्य जो उससे जुड़े हुए मिलनी चाहिए। तो 94 में ये बात हुई थी। और उसके बाद 2018 में एक और बैठक हुई जिसमें राजस्थान सरकार को कहा गया कि आप एक DPR तैयार कीजिए ताकि चूरू क्षेत्र जो है यहाँ पे पानी लाया जाए। तो ये चल रहा था विवाद, और वही पॉलिटिकल, मैं कहूँगा कि दो राज्य चूँकि अलग विचारधारा की सरकारें थी तो एक टेबल पे नहीं आ पा रहे थे।
और अब जैसे ही दोनों राज्यों में एक फेवरेबल सरकार आई और मुझे लगता है कि उसमें जल शक्ति मिनिस्टर का काफ़ी बड़ा रोल रहा जो उन्होंने पहल की, क्योंकि सरकार तो पहले भी दोनों राज्यों में एक पार्टी की थी। तो इस पहल पे इन्होंने कहा कि पानी के पुराने जितने भी मुद्दे हैं उन सबको हमें निपटाना है। तो ये टेबल पे बैठे और तुरंत ही डीपीआर बनाने की बात होगी। अब एक बार जब डीपीआर बन जाएगी तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितना इसमें खर्चा आएगा। और ये क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, शेखावटी के अलावा जो ये 3 ज़िले हैं इनके अलावा भी पानी मिलने की बात हो रही है, चूरू, झुंझुनू और सीकर के अलावा। और ये जो पाइपलाइन डालनी है तो हरियाणा को भी इसका पानी मिलेगा। तो एक पाइपलाइन एक्सक्लूसिवली हरियाणा को होगी और 3 पाइपलाइन इसमें होंगी। तो जो डीपीआर दोनों राज्य अपनी अपनी मिलकर डीपीआर बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम तो दोनों अपनी सहमति से डीपीआर बनाएंगे, और जिसमें जो CWC है वो भी इनकी मदद का, उसको भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो भी इस काम में इन दोनों राज्यों की मदद करें। बिल्कुल। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी 2-2 समझौते, इतने बड़े समझौते हुए, एक टेबल पर बैठ करके तत्काल प्रभाव से इसका निपटारा किया गया। अगर हम धरातल की बात करें तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो धरातल पर कब उतरेंगी, कितना वक्त लगेगा, और राजस्थान की जनता को कब पानी मिल सकेगा? देखिए, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें कि ERCP का जब ये गजेंद्र सिंह शेखावत और भजन लाल शर्मा जी दौरा करके आए थे, तो शाम को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। तो ये जब सवाल आया था कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने एक जो टाइम दिया था वो कहा था ये एक बार डीपीआर बनने का तो हम 5 साल में उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। तो मान लेते हैं कि अभी डीपीआर जैसे मार्च के पहले हफ्ते में माना जा रहा है कि डीपीआर जो है टेबल पे आ जाएगी और समझौता हो जाएगा डीपीआर के आगे का। तो 24 चल रहा है, तो अब मान लीजिए 29 तक जो है पानी जो है वो जनता को मिलने लगेगा, किसानों को मिलने लगेगा। और जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी सरकार में मैंने देखा है काम होते हुए, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी स्विफ्ट गति से जो है ये परियोजनाएं पूरी होंगी। बिल्कुल। सर, अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो चाहे वो ERCP का क्षेत्र हो, वहाँ पर हो, या फिर अगर हम ये यमुना के जल के जो आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो इसका प्रक्रिया क्या है? किस पद्धति के माध्यम से, किस जरिए से हमको पानी उपलब्ध होगा? देखिए, बैराज होता है, बैराज जैसे हथनीकुंड बैराज है, उस पर एक बांध बना हुआ है, मतलब एक बैराज बना हुआ है। तो बैराज से वो नहरों के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से उस पट्टी, जैसे आप अगर आप राजस्थान में बीसलपुर की बात करें तो हम जो बनास का पानी वहाँ से लाते हैं, बीसलपुर से जो बनास का पानी लाते हैं, तो वो भी पाइपलाइन के थ्रू जयपुर तक आता है। तो ये सिस्टम या तो नहरों के माध्यम से आएगा या एनिकट्स बनाए जाएंगे जहाँ पानी को रोका जाएगा, फिर आगे उसमें पाइपलाइन से डाला जाएगा। तो एक ये सिंपल प्रक्रिया है, इसमें कोई टेक्निकल कोई ऐसा कोई पेच नहीं है। तो या तो नहरों के माध्यम से आएगा, फिर वो उसके जो वाटर हाउसेस बनते हैं, जो भंडारण होता है, जैसे बीसलपुर एक भंडारण है, तो वहाँ पानी इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से उसको सप्लाई के लिए आगे लेके जाया जाएगा। सर, समझौते में एक बात और है कि जो यमुना का पानी मिलेगा वो केवल बरसात का जो मौसम होगा उस दरमियान में ही राजस्थान को पानी मिल सकेगा। क्या कुछ ये तकनीकी नहीं, ये समझौता अभी समझौता नहीं, डीपीआर बनाने का समझौता हुआ है। और उसमें ये बात है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो मानसून सीजन होता है उसमें पानी मिलने की बात है। पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके अलावा जो हथनीकुंड बैराज है उससे अगर पानी दिल्ली और हरियाणा के बाद पानी की जो बचत होगी वो पानी भी मिलेगा। तो इसमें पूरी संभावना है कि पानी जो है पूरे साल भर भी किसानों को मिले और पेयजल भी पूरे साल भर के लोगों को मिले। तो अभी जो मुख्यतः समझौते की जो बात है वो ये जो 3-4 महीने हैं इसके लिए बात है। पर मुझे लगता है कि पानी को लेके जिस तरीके से काम हो रहा है, तो हो सकता है कि पानी जो है 3 महीने 4 महीने की जगह 6 महीने 8 महीने मिले। और ये भी एक बड़ी राहत, जहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है उनके लिए तो वो भी एक बहुत ही सुखद खबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। पानी क्योंकि बहुत ज़रूरत है हर इंसान की, चाहे परिंदे हों, जानवर हों, या फिर कोई भी प्रकृति, मानव प्रकृति हो, हर चीज़ को पानी की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके से जो यमुना का पानी आ रहा है, जैसे चूरू, झुंझुनू और सीकर ज़िले में आ रहा है, तो एक चीज़ ये भी निकल करके है कि चूरू में एक बांध बनाने की भी बात हो रही है। तो ये बांध कहाँ बनेगा और किस तरीके से? ये अभी जो बात है वो बात है 3 रिजर्वेयर्स बनाने की, 3 जल भंडारण के जो क्षेत्र हैं, जिसमें नाम आ रहा है रेणुकली और एक नाम आ रहा है लखवारा और किशाऊ। तो यहाँ 3 भंडारण बनेंगे। और मतलब मेन चीज़ है कि जब आपके पास ज़्यादा पानी आ रहा है आप स्टोर कर, आप अमूमन घर पे भी क्या करते हैं कि आपको पता होता है कि पानी नहीं मिलेगा 4 दिन आपको, तो आप क्या करते हैं अपने सारे पात्र जितने होते हैं, टंकी वगैरह भर लेते हैं। तो ये जो बरसात जो भी हमारे पास पानी आएगा उन भंडारण क्षेत्रों में भर दिया जाएगा, और जो जल भंडारण से वो महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने जो उसमें पानी होगा उसको फिर आगे सप्लाई होता रहेगा। और यही काम बांध का भी होता है। बांध में भी क्या होता है, एक
हम दीवार लगा देते हैं और उसके पीछे पानी भर जाता है, और वो भी एक भंडारण ही होता है बांध जो होता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो राजस्थान है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो पानी आएगा, इससे जो जनता है उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है भविष्य के जो समय आ रहा है उसमें? देखिए, एक बड़ी फेमस एक फ्रेज़ भी है कि बिन पानी सब सून। जी। और अगर आप हड़प्पा संस्कृति की तरफ, इंडस वैली की तरफ मैं जाऊंगा, तो वहाँ पानी मतलब सूखा पड़ गया था तो वो बर्बाद हो गई थी। तो पानी से तो सिविलाइजेशंस बर्बाद हो गई हैं। पलायन का एक बहुत बड़ा कारण आज पानी है। जहाँ पानी ख़त्म हो जाता है, ऐसे भी कई गाँवों की हमने स्टोरीज़ की हैं जर्नलिज्म में, जहाँ की पानी नहीं है तो लोग वहाँ शादियाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये पानी का बहुत बड़ा इशू है। तो एक प्रॉस्पेरिटी पानी लेके आता है। और कह रहे हैं तीसरा जो अगर युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, पानी के लिए होगा। तो पानी का झगड़ा खाली 2 राज्यों में नहीं है, 2 देशों में है, और कई देशों में पानी का झगड़ा है। तो पानी आएगा तो किसान भी समृद्ध होगा, फसलों को पानी मिलेगा, जो अभी वो सिर्फ वर्षा जल पे निर्भर है। दूसरा, इंडस्ट्री को भी हमें पानी की ज़रूरत है। जी, आज उद्योग भी पानी से चलते हैं। उसके अलावा घरों में पानी की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो जब उद्योग लगेंगे, किसान समृद्ध होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पे विकास होगा। बिल्कुल। इंडस्ट्री लगेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, जो वहाँ का पढ़ा लिखा हुआ है उसको रोज़गार मिलेगा। फसलों के लिए मंडियाँ बनेंगी, तो वहाँ पे भी रोज़गार उत्पन्न होगा। और जब पैसा आएगा तो समृद्धि अपने तो आप यानी कि आएगी। राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा पानी की बिल्कुल, उपलब्धता से। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे जो ये सारी चीज़ें अभी हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, चाहे वो ERCP का मुद्दा हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, या फिर जो आने वाली भी चीज़ें हैं, तो इन सब के अगर केंद्र में देखा जाए तो जो केंद्र सरकार है, या मैं यूँ कहूँ कि जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी क्या कुछ भूमिका रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2019 में जब केंद्र में पुनः सरकार आई थी नरेंद्र मोदी जी की, तो जो पानी का विषय था वो 13 मंत्रालय मिलके देखा करते थे। जी। तो पहला जो काम किया गया वो एकीकृत किया गया पानी के विषय को। मतलब जो 13 ये देखा करते थे विभाग मिलके, मंत्रालय, वो उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया जल शक्ति के नाम से। और जो पहले जल शक्ति मिनिस्टर हैं देश के, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने जोधपुर से ही आते हैं। जी। और यहाँ के सांसद हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे सालों साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पे काम रुका हुआ था, या कोई 10% पूरा हुआ था, 20% पूरा हुआ था। तो जब ये बने तो इन्होंने इनको सुलझाने का काम शुरू किया। और जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था वाजपेयी गवर्नमेंट का भी, इंटरलिंकेज वाला, तो उसमें केन बेतवा में जो 44,000 करोड़ का एक इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में, उसको सुलझाया। अब ERCP और ये PKC लिंक वाले को सुलझाया। और ऐसे और भी जो 28 बचे हुए हैं उनको भी सुलझाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो उसके अलावा आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन भी बहुत बड़ा एक मिशन चल रहा है, वो भी पानी से जुड़ा हुआ है। उसमें गांवों को जो है हर घर को पानी पहुंचाने की बात है। और जिसमें अच्छी बात है कि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गांव के लोगों को खुद ही संभालना है। मतलब उसमें महिलाएं भी प्लम्बर होंगी, उसमें गांव ही खुद आत्मनिर्भर बनेगा पानी के लिए। भले वो अपने गांव की पोखर से उसका किसी तरह पानी को साफ़ करके आगे पहुंचाने के बाद वो टैंक बनाने की बात हो। तो पानी को लेके जो एक मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि जन आंदोलन, इसमें जल का जो है जन आंदोलन बनना चाहिए, तो उसको लेके काफ़ी जागरूकता आई है। और मंत्रालय काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। मैंने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। उदाहरण जिसका सामने है हमारे। हाँ, जिसका उदाहरण सामने है। बिल्कुल। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, चूँकि ये इस तरीके से जो घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद में जो समझौते हुए, बैक टू बैक समझौते हुए, राजस्थान को इतनी बड़ी संख्या में पानी मिलने वाला है। अगर हम आगे अगर भविष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश और हरियाणा से जल समझौता होने के बाद अब सरकार की नज़र गुजरात और पंजाब से हुए करार पर है। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्या कुछ होने वाला है राजस्थान को और कितना पानी मिलने वाला है, कौन कौन से समझौते पर अमल होने वाला है, उस पर आप बताएं। देखिए, माही डैम को जो नर्मदा से पानी की बात है वो भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और रावी का पानी जो है वो एक समझौता, पहले समझौते की बात थी तो पंजाब से लाने की बात है रावी का पानी। तो इसको लेके भी बातचीत काफ़ी लंबे समय से दोनों राज्यों में जो है चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ERCP और ये मुद्दे सुलझाए गए हैं तो ये मुद्दा भी ज़रूर बहुत जल्दी ही टेबल पे आएगा। और टेबल पे आने के बाद
उम्मीद है कि जल्दी ही डीपीआर बनेगी और माही में जो है वो नर्मदा का पानी आएगा और सतलुज का और रावी का पानी भी राजस्थान को मिले। जो राजस्थान के हिस्से का पानी है वो निश्चित रूप से जो है वो राजस्थान को मिलेगा। बिल्कुल विनोद पाठक जी, आपने ईआरसीपी और जो जिस तरीके से जो जल समझौते हुए उस पर इतनी बेहतरीन जानकारी दी और जो चीज़ें आगे भविष्य में होने वाली उस पर भी आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज वक्त की कमी है और विषय हमारा ऐसा था कि जो जल पर हम चाहें तो और इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। लेकिन अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।